हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा थर्मोडायनामिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अवेलेबल एनर्जी, या फिर इसे हम एक्सर्जी बोलते हैं या हम इसे अवेलेबिलिटी बोलते हैं। तीनों नाम सेम है, किसी भी नाम से पूछ लीजिए। क्लियर है ना? तो हम पढ़ने वाले हैं अवेलेबल एनर्जी या फिर एक्सर्जी या फिर अवेलेबिलिटी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, ये उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिनको एंट्रोपी आती होगी अच्छे से। क्लियर है ना? या फिर जिन्होंने हमारे एंट्रोपी के लेक्चर देखे होंगे। तो जो भी स्टूडेंट आज के लेक्चर में नया जुड़े हैं और उन्होंने एंट्रोपी के लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, पहले जाके एंट्रोपी के लेक्चर देख लो ताकि आपको अवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और उम्मीद करता हूं सबको एंट्रोपी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हम एंट्रोपी के अवेलेबल एनर्जी के एक साथ दोनों के क्वेश्चन करेंगे। आज या कल में ये खत्म हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बट कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ प्रॉब्लम आती है लोगों को समझने में कि सर कैसे निकालें अवेलेबल एनर्जी। 100% प्रॉब्लम आती है, मुझे पता है क्यों। 100% लोगों का एंट्रोपी क्लियर नहीं होता है। जिनका एंट्रोपी क्लियर होगा, जिनको एंट्रोपी निकालना आता होगा, उसे अवेलेबल एनर्जी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा वादा है। क्लियर है ना? तो जाके सबसे पहले लेक्चर एंट्रोपी के देखने, उसके बाद ये देख। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल हो गया सर। मजा आ रहा है? वाकई में मजा आ रहा है तो लाइक करके थम्स अप करके बता दो जल्दी से। चलो हम बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो भी लेक्चर के पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहता है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अवेलेबल एनर्जी। देखते हैं। देखना, ये अवेलेबल एनर्जी में होती क्या है, कहां से कंसेप्ट आया और ये कंसेप्ट का ओरिजिन क्या है। तो हम इसको बोलते हैं कि ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का एक कॉन्सिक्वेंस है। जैसे हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंस पढ़े थे। एनर्जी इज द प्रॉपर्टी। एक पढ़ा था हीट इज अ पाथ फंक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये कॉन्सिक्वेंस हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के पढ़े थे। ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कुछ कॉन्सिक्वेंस थे। जो एक कॉन्सिक्वेंस था, हमने एंट्रोपी के बारे में जान लिया। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एंट्रोपी निकल के आती है। दूसरा कॉन्सिक्वेंस अवेलेबल एनर्जी, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही आता है। क्लियर है ना? जब हम बात कर रहे थे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, हम बोल रहे थे कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क मींस कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन अ साइक्लिक डिवाइस। कितना पॉसिबल है, कितना नहीं है, हमने दो स्टेटमेंट देखे थे। उनकी हेल्प से हम यहाँ पर पता करने वाले हैं कि कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कन्वर्जन पॉसिबल हो सकता है, जिसे हम हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी का नाम रखा है अवेलेबल एनर्जी। और जो कन्वर्ट नहीं हो सकता हाई ग्रेड एनर्जी में, तो कुछ हिस्सा बचा होगा, जो वेस्ट चला गया होगा, उसको बोलते हैं लो ग्रेड एनर्जी। इधर समझना कंसेप्ट को, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है कि हमने, मैं देखो बेसिक से बता रहा हूँ चीजें, समझने की कोशिश करना। हमने बात की थी कि सर लो ग्रेड एनर्जी हम जानते थे क्या होती है। सर समझना, हम बात करते हैं, एक तो होती है हमारे पास लो ग्रेड एनर्जी। सबको क्लियर है? लो ग्रेड एनर्जी की अगर मैं बात करता हूँ, ये कौन सी थी? सर हीट थी, बिल्कुल थी, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बात कर रहा था हाई ग्रेड एनर्जी की। हाई ग्रेड एनर्जी, ये सबको पता है। हाई ग्रेड एनर्जी हमारी क्या होती है? सर ये वर्क होता है, क्योंकि हीट और वर्क की हम बात कर रहे थे। क्लियर है ना? हाई ग्रेड एनर्जी वर्क, हीट हमारी लो ग्रेड एनर्जी। अब समझना, मैंने क्या लिया, एक हीट ली, मान के चलो कोई हीट है। इस हीट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना? हीट को मैं सप्लाई करूंगा किसी साइक्लिक डिवाइस में। मैंने एक साइक्लिक डिवाइस बना ली। कंसेप्ट बहुत शानदार है, बस समझने की कोशिश करनी है। सर ये हीट सप्लाई की मैंने साइक्लिक डिवाइस में, तो मुझे यहां से दो चीजें मिली। दो चीजें मिली, या फिर हम एक चीज चाहते थे, जो इसका कन्वर्जन है। साइक्लिक डिवाइस क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी टू हाई ग्रेड एनर्जी। हाई ग्रेड एनर्जी, समझना कॉन्सेप्ट को, हाई ग्रेड एनर्जी। और हम ये भी जानते हैं कि कंप्लीट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। लो ग्रेड एनर्जी का हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीट कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कन्वर्ट कर सकते। इधर देखो, तो दो चीजें मिली। एक तो क्या मिली कि मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ, कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, मैक्सिमम कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो यहां पर लिख देना मैक्सिमम पॉसिबल,
मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क हो सकता है एक तो, और एक क्या हुआ जो वर्क में कन्वर्ट हुआ, और दूसरा बोल देंगे रिमेनिंग, रिमेनिंग की स्पेलिंग क्या मस्त लिखी रिमेनिंग एनर्जी एज अ हीट बची होगी कुछ तो, रिमेनिंग एनर्जी एज अ हीट कुछ बची होगी, रिमेनिंग एनर्जी एज अ हीट कुछ बची होगी, बिल्कुल ठीक है। अगर मैंने साइक्लिक डिवाइस लगाई तो उस साइक्लिक डिवाइस से मैक्सिमम पॉसिबल कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क जो मिला उसको हम नाम दे रहे हैं क्या, अवेलेबल एनर्जी। और जो रिमेनिंग एनर्जी बची एज अ हीट, क्योंकि हीट सप्लाई कर रहे हैं ना इसमें, तो हमें एज अ हीट ही बची होगी, या फिर हम बोल सकते हैं और लो ग्रेड एनर्जी, और मैं बात कर सकता हूं क्या, लो ग्रेड एनर्जी। इसको हम बोलते हैं क्या, ये तो हमारे पास अवेलेबल नहीं हुई, काम की नहीं हुई, तो हम इसे बोल देते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। इधर समझना कंसेप्ट को, ये जो हिस्सा कहलाएगा ये कहलाएगा हमारा, है ना, बहुत शानदार कंसेप्ट है, ये हिस्सा कहलाएगा हमारा, ये जो है अवेलेबल एनर्जी, ये जो बचा ये क्या कहलाएगा, अनअवेलेबल एनर्जी। मैंने टेबुलर फॉर्म में ये बता दिया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ आने चाहिए। अभी मैं इसको एग्जांपल लेके भी डिस्क्राइब करूंगा, देखते रहना। इसको हम बोल रहे हैं क्या, अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी, और चाहे इसे एक्सर्जी बोलो चाहे इसे अवेलेबिलिटी बोलो, दोनों तीनों चीजें क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है, 100% सेम है। तो देखना चाहे इसे अवेलेबिलिटी बोलो, यहां पर अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगी, नॉन अवेलेबल बोल दो या अनअवेलेबल बोल दो, इसे बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, और इसे बोल दो अनअवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी का दूसरा नाम ये भी। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब प्रॉब्लम ये कि सर मैक्सिमम पॉसिबल हम निकालें कैसे, अभी मैं बताऊंगा मैक्सिमम पॉसिबल भी कैसे निकालेंगे, यदि किसी को क्लियर है ना। मैक्सिमम पॉसिबल कब निकालेंगे और किस कंडीशन पर निकलेगा, अभी ये पूरी डेफिनेशन एग्जैक्ट हुई नहीं है, याद रखना, ये पूरी एग्जैक्ट डेफिनेशन अवेलेबल एनर्जी की नहीं हुई। हमने तो ये बोला कि हीट को मैं किसी भी साइक्लिक डिवाइस में सप्लाई कर रहा था, तो वहां से हम हीट एनर्जी को, जिसे लो ग्रेड एनर्जी बोल रहे थे, उसे कन्वर्ट कर रहे थे एक हाई ग्रेड एनर्जी में, और एक जो रिमेनिंग बची आ रही थी वो लो ग्रेड एनर्जी थी। तो हाई ग्रेड एनर्जी है उसे मैक्सिमम पॉसिबल हम वर्क में किस कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हैं वो अभी देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वर्क हमको मिलेगा उस कंडीशन तक के लिए उसको बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी, और जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगी वो होगी अनअवेलेबल एनर्जी। क्या इतना क्लियर हुआ? क्या मैं इस डेफिनेशन को अब पूरे कंप्लीटली लिखा दूं? बिल्कुल लिखा दो सर। इधर देखो नेक्स्ट पेज पर मैं इस डेफिनेशन को लिखा देता हूं। देखो अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, अवेलेबल एनर्जी, चलो मैं क्या बोलेंगे अवेलेबल एनर्जी को, सर लिख लो सर, इट इज द maximum useful work which can be obtained in a cyclic process बोलो, device बोलो, in a cyclic device of a system, a cyclic device in which system attains its dead state, system attains dead state। बहुत शानदार कंसेप्ट है, इसे समझना। जो डेड स्टेट है वो क्या है, और किसकी बात हो रही है, जहां से हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो कोई सिस्टम होगा, जहां से हम हीट सप्लाई कर रहे थे वो कोई सिस्टम होगा, ठीक है। उस सिस्टम को डेड स्टेट तक ले जा रहे हैं, तब जाके हमको कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिल रहा है, इसी को हम बोले अवेलेबल एनर्जी। बहुत अच्छे। अब ये डेड स्टेट क्या होता है सर, ये नई तो विषय आ गई हमारे पास। डेड स्टेट को हमें समझना, डेड स्टेट को समझना। देखो डेड स्टेट क्या होगा, ये सिस्टम जब अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, जो सिस्टम हमारा है डेड स्टेट तक जा रहा है, मतलब जो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा उसे ही बोलते हैं डेड स्टेट। बहुत अच्छे सर, आ गया। हम बात कर रहे हैं किसकी, डेड स्टेट की, लिख लेना डेड स्टेट।
समझो, बातों को समझना। सिस्टम इज सेट टू बी डेड स्टेट, सिस्टम इज सेट टू बी डेड स्टेट, सेट टू बी डेड स्टेट, डेड स्टेट if it is in thermodynamic thermodynamic equilibrium with its surrounding, with its, क्लियर है ना? अपनी सराउंडिंग के साथ अगर ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा तो हम बोल देंगे इसको क्या है, ये हमारा डेड स्टेट की कंडीशन में पहुंचे। बहुत अच्छे। अब इधर समझना, कंसेप्ट को समझना कि कैसे हम अवेलेबल एनर्जी को जज करेंगे। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फिर मैं बताऊंगा कि किस किस पे डिपेंड करेगी। अगर मैं अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम निकालना चाहता हूं, ये किस किस का फंक्शन होगी, वो सारी चीजें हम अभी बताएंगे। पहले एक एग्जांपल को समझते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही शानदार एग्जांपल हमारी स्क्रीन कि मेरे पास एक टेम्परेचर सोर्स है, ठीक है, एक टेम्परेचर क्या है, सोर्स है, इसे मैं थर्मल रिजर्वोयर बोलूं। मैंने बोला एक थर्मल रिजर्वोयर है मेरे पास, इसे बोल दिया टी हायर टेम्परेचर पे एक थर्मल रिजर्वोयर, थर्मल रिजर्व सब जानते हैं। तो इस थर्मल रिजर्वोयर से हमको कुछ हीट मिल रही होगी, बिल्कुल मिल रही होगी सर। मैं तुरंत बोल दूंगा यहां से जो हीट मिल रही है हमको, वो मिल रही है कुछ क्यू सप्लाइड। मान लो क्यू हीट हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। कहाँ सप्लाई कर रहे होंगे सर, कोई साइक्लिक डिवाइस होगी जिससे वर्क हमें मिलने वाला होगा। यहाँ पर एक साइक्लिक डिवाइस लगाएंगे जिसे सब जानते हैं हीट इंजन। तो मैंने सर एक हीट इंजन लगा लिया, बहुत अच्छे। इस हीट इंजन में मैं टी हाइयर से क्या कर रहा हूं, मैं टी हाइयर से हीट सप्लाई कर रहा हूं इस हीट इंजन में, और हमको कुछ वर्क मिल रहा होगा। देखते रहे ना, हमको क्या मिल रहा होगा, वर्क। कुछ हीट रिजेक्ट भी हो रही होगी, बहुत बढ़िया सर। और ये कहाँ रिजेक्ट हो रही होगी, मैंने बोल दिया कुछ ना कुछ टी लोअर पर। और टी हाइयर की जगह इसको एलिमिनेट कर लो, टेम्परेचर बोल दो T1 बोल दो, T2 तो कोई दिक्कत, T1 ले रहे थे लोग। यहाँ पर T2 पर कुछ टेम्परेचर हमको लोअर टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट हो रही होगी, और मैं तुरंत बोल दूंगा T1 क्या है, ग्रेटर देन है T2। हमने एक हीट इंजन लगा दिया, बहुत अच्छा, हमने एक हीट इंजन लगा दिया जो हाइयर टेम्परेचर से हीट ले रहा होगा, लोअर टेम्परेचर रिजेक्ट कर रहा होगा, और हमें कुछ वर्क सप्लाई करेगा। ये सब जानते हैं, अंधा भी जानता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे। हम बात करने वाले सर मैक्सिमम यूजफुल वर्क। हमारा मेन मुद्दा क्या है सर, मैक्सिमम यूजफुल वर्क का मेन मुद्दा है। तो हम अवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं। और अवेलेबल एनर्जी कब तक, जब तक सिस्टम हमारा डेड स्टेट तक नहीं पहुंच जाता। अब यहाँ पर चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, ठीक है। हमने सर बात की मैक्सिमम वर्क की, देखते रहे ना, मैं बात कर रहा हूं फॉर मैक्सिमम वर्क। जब आप कंसेप्ट फॉर मैक्सिमम वर्क, अगर मैं मैक्सिमम वर्क के लिए कोई भी हीट इंजन लगाना चाहता हूं, इसका मतलब एफिशिएंसी भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए उस हीट इंजन की। और ये कब होगी, जब ये इंजन क्या होगा, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट बोल दो इंजन, या फिर हम ये बोल दें कौन सा होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन होगा। तो दोनों चीज क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम वर्क मुझे पता करना है तो मैक्सिमम एफिशिएंसी होनी चाहिए, और मैक्सिमम एफिशिएंसी सिर्फ कार्नोट हीट इंजन और या फिर इसे रिवर्सिबल हीट इंजन बोले उसकी होती है। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया सर, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम वर्क चाहता हूं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, और अगर मैं इस इंजन को क्या मान लेता हूं, तो मान लो क्योंकि क्या है, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन, इसकी एफिशिएंसी अगर मैं निकालना चाहता हूं, एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आएगी क्या होगी, 1 माइनस के टी लोअर क्या है, T2 अपॉन टी हाइयर टी। बहुत अच्छे। और ये एफिशिएंसी मैक्सिमम किसके बराबर होती है, जो सर वर्क हमें दे रहा होगा मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, और डिवाइड बाय हीट सप्लाइड क्यू, है कि नहीं। ये जो वर्क मैक्सिमम को जो मिल रहा होगा, अब जब ये हीट इंजन क्या है, कार्नोट है। इसका मतलब ये हुआ कि सर मैं यहां से मैक्सिमम वर्क अगर चाहता हूं निकालना, ये मैक्सिमम वर्क निकालना चाहता हूं, तो क्यू का मल्टीप्लाई कर दूं, बिल्कुल कर दो सर, क्यू इंटू, तुरंत दे दो 1 माइनस के
टू अपॉन, मैंने मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम पॉसिबल नहीं बोला, हमने क्या बोला, मैक्सिमम वर्क और यूजफुल वर्क अभी हमने बात की नहीं, सिर्फ मैक्सिमम बात की, याद रखना, ठीक है। मैं तुरंत बोल दूंगा सर ये आ गया मैक्सिमम। क्या इससे ज्यादा वर्क निकाल सकते हैं क्या? जब हमारे पास हीट जो सोर्स अवेलेबल था एट हायर टेम्परेचर, ये सप्लाई कर रहे थे, तो इससे हमको मैक्सिमम वर्क इतना मिला जब हमारा सिंक टेम्परेचर T2 था, ठीक है। क्या मैं इससे ज्यादा वर्क निकाल सकता हूं और यूजफुल? देखते हैं कैसे। सर वर्क ज्यादा तब निकलेगा जब और ज्यादा होगी, एफिशिएंसी अगर बढ़ेगी। अगर मुझे एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, देखते हैं, अगर मैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता हूं, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। if if we want to increase the efficiency of this Carnot engine, then what we should do? हमको क्या करना चाहिए? सर efficiency is the strong function of T2 and T1, ये सब जानना है। जो efficiency है कार्नोट इंजन की, वो टेम्परेचर T2 और T1 पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब अगर मैंने T2 को घटाया तो ये पूरा टर्म घटेगा, T1 कांस्टेंट मान के, T1 को कांस्टेंट मान के T2 को अगर मैं घटा रहा हूं तो मेरा ये वाला पूरा टर्म घट जाएगा T2 अपॉन T1। ये अगर घटेगा तो 1 माइनस कुछ घटा हुआ टर्म डिक्रीज कर देगा एफिशिएंसी को। इसका मतलब ये हुआ, इफ देखते रहे ना, इफ T2 को अगर मैं कम करता हूं, T2 को अगर मैं कम करता हूं, एफिशिएंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये किसकी है, कार्नोट की, बोलो कार्नोट की, बोलो, क्लियर है ना। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन इज, और तो ऑप्शन ये भी तो है, अगर मैं इसे T1 को बढ़ाता हूं, T1 को बढ़ाऊंगा तो ये पूरा टर्म फिर घटेगा, T2 कांस्टेंट मान रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ T1 को अगर मैं बढ़ाता हूं इफ, और T1 को इंक्रीज करेंगे, तब भी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है कार्नोट एफिशिएंसी। देखो दो ऑप्शन आ गए हमारे पास कि एक तो T2 को घटा दो या फिर T1 को बढ़ा दो। अब यहाँ पे हमको कौन सा यूजफुल है, कौन सा लेना है, देखते रहना। मैंने बोल दिया कि मैं जो हीट सप्लाई ले रहा था किसी एक फिक्स हाइयर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वर से ले रहा था, और वो हाइयर टेम्परेचर थर्मल रिजर्वर क्या होगा, जैसे मैंने पहले भी एक बार बात की थी कि सर अगर मैं बात करता हूं कि मैंने जो हीट सप्लाई की है यहाँ पर, वो कर रहा हूं मैं किसी ऑयल के थ्रू, कोई हीट इंजन है इसमें मैं ऑयल सप्लाई कर रहा हूँ 400 डिग्री सेल्सियस। तो ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पे ले जाने तक के लिए हमको कहीं ना कहीं उसे हीट देनी पड़ी होगी, पहले ऑयल को गर्म करना पड़ा होगा। उस ऑयल को गर्म करने के लिए हमें कोयला जलाना पड़ा होगा, कोई फ्यूल जलाना पड़ा होगा, तब जाके तो हीट मिली होगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, थर्मल रिजर्वर ऊपर वाले को बढ़ाना चाहता हूँ, इट मीन्स इसके लिए हमें कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, तब बढ़ेगा। लेकिन इसमें हमें कॉस्ट ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब हम इसमें इनपुट हीट सप्लाइड देंगे, क्योंकि ये इनपुट हीट सप्लाइड कहां से आ रही है, कहीं से आ रही होगी, किसी कॉस्ट से आ रही होगी। दुनिया में ऐसी थोड़ी हीट अवेलेबल मिल रही है, उससे हम हीट को क्या है, प्रोड्यूस करते हैं ना, कहां से, कोयला जला के, फ्यूल जला के, डीजल पेट्रोल ये सब जला के हमको क्या है, हीट प्रोड्यूस करना है, बहुत अच्छी, ठीक है। लेकिन सर जैसे ही मैं इसको बढ़ाने गया, एफिशिएंसी तो बढ़ रही थी लेकिन इसमें कॉस्ट भी, ये जो T2 था, मान के चलो मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या कर रहा था, हीट को रिजेक्ट कर रहा था। हीट को अगर मैं रिजेक्ट कर रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था। क्या मैं इसे 100 डिग्री से कम ले आ सकता हूँ, बिल्कुल ले आ सकते हैं। सर इसको एनवायरमेंट पे क्या कर दो, रिलीज कर दो। सबसे कम टेम्परेचर क्या हो सकता है, सर एनवायरमेंट का टेम्परेचर है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर। इस बाहर सराउंडिंग में छोड़ दो हीट को, तो सराउंडिंग में हीट को अगर हम छोड़ने जाते हैं तो 24-25 डिग्री सेल्सियस होगा, होगा। का मतलब ये हुआ सर, मुझे इसका टेम्परेचर कम करने के लिए, सराउंडिंग तक कम करने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, ना कोई कॉस्ट लगानी पड़ी। हम सराउंडिंग तक ले गए और सराउंडिंग तक हम तुरंत बोल देंगे कि ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन कर लेगा सराउंडिंग के साथ। जैसे ही मेंटेन करेगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि इसको मिनिमम से मिनिमम कहां तक कर सकते हैं, लोअर लोअर अप टू सराउंडिंग टेम्परेचर। क्लियर है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर, जो क्या है सराउंडिंग टेम्परेचर क्या है, हम माने टी डॉट, और यही क्या है, इसी को बोले डेड स्टेट। अब आएगा कंसेप्ट, अब आगे मजा, इधर देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अभी तो मैंने मैक्सिमम वर्क लिखा था, अवेलेबल एनर्जी नहीं लिखा था। अवेलेबल एनर्जी तो वो ये बोला था कि मैक्सिमम यूजफुल वर्क सिस्टम को अगर उसके डेड स्टेट तक ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब एफिशिएंसी को भी मैं और इंक्रीज कर सकता हूँ, T2 को घटा के, T2 को घटाऊंगा T नॉट तक, एफिशिएंसी और इंक्रीज हो जाएगी। जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क मिलेगा वो होगा हमारा एक्चुअल में
क्या इतना क्लियर हुआ सबको कंसेप्ट? बिल्कुल हो गया सब। इधर देखते रहना। नेक्स्ट, अब मैं बात कर रहा हूं, हमने जो निकाला कि मैं लिख दूंगा मैक्सिमम यूजफुल, इतना मैक्सिमम यूजफुल कर लिया हमने। सर क्यू सप्लाई किया था 1 माइनस T2 की जगह T नॉट कर दिया डेड स्टेट तक डिवाइड बाई T1, ये आ गई हमारी मैक्सिमम यूजफुल वर्क और इसी को बोलेंगे क्या है ये अवेलेबल एनर्जी। अब इससे ज्यादा हम एनर्जी क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते इस हीट सप्लाई से। जो हमने हीट सप्लाई किया, इस हीट सप्लाई से हमने इतना मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल लिया टोटल, इसी को हम बोल रहे हैं अवेलेबल एनर्जी। मुझे जल्दी से बता दो, देखो अभी लाइव क्लास होती तो मुझे फीलिंग आ जाती कि हाँ सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन अब मुझे पूछना पड़ेगा, जल्दी बता दो अवेलेबल एनर्जी कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। डेड स्टेट समझ आ गया? बिल्कुल आ गया। ठीक है सर, अगर मेरे पास हाइयर टेम्परेचर पर कुछ भी क्या है हीट अवेलेबल है, T1 टेम्परेचर पे हीट अवेलेबल है, इसकी अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहता हूं, मींस इसका मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालना चाहता हूं, तो इस टेम्परेचर को मैं कहां ले जाऊं, सराउंडिंग तक ले जाऊं, रिजेक्ट करूं, वहां से जो एनर्जी आ रही होगी वो अवेलेबल एनर्जी होगी। बहुत बहुत शानदार, देखते रहना। मुझे चाहिए अनअवेलेबल एनर्जी। क्या चाहिए? अनअवेलेबल। मैंने क्या बोला था, जो हमने हीट सप्लाई की साइक्लिक डिवाइस में, उसका कुछ हिस्सा तो हमें अवेलेबल एनर्जी दे देगा, रिमेनिंग हिस्सा क्या देगा? अनअवेलेबल। मैं बात करूंगा अनअवेलेबल एनर्जी की, तो मैं यूएई बोल दूं, ये यूएई कंट्री नहीं है, ये यूएई कंट्री बोल दो, ये क्या है? अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल का मतलब ये हुआ कि अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी, तो जो हमने हीट सप्लाइड की थी, एनर्जी सप्लाइड, टोटल एनर्जी सप्लाइड क्यों की थी, तो ठीक है, माइनस इसमें से अवेलेबल एनर्जी घटा दो तो रिमेनिंग क्या बचा? अनअवेलेबल बचा। बहुत अच्छे। हीट सप्लाइड क्या थी सर? क्यू थी। अवेलेबल एनर्जी ये थी, तो मैं थोड़ा लिख दूं क्यू 1 माइनस के T नॉट अपॉन T1। देखते रहना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। और इस क्यू से क्यू को चीर दो मल्टीप्लाई करके, यहां से जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है क्यू T नॉट अपॉन, तो मैं ये भी लिख सकता हूं क्यू अपॉन T1 इंटू T नॉट, और ये आ गया हमारा अनअवेलेबल। और मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये T1 टेम्परेचर जो है, क्या ये टेम्परेचर थर्मल रिजर्वोयर का है? कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, इसका मतलब ये इंट्रोपी बता रहा है इसकी, इस वन स्टेट की इंट्रोपी बता रहा है। मैं तुरंत इसको क्या लिख दूंगा, ये इंट्रोपी है स्टेट वन की, ये मैं S1 लिख दिया। देखो ये क्या है? इंट्रोपी, इंट्रोपी, इंट्रोपी ऑफ हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड एट हायर थर्मल रिजर्वोयर, हायर थर्मल रिजर्वोयर, देखते रहे ना, क्या T1। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। मैं तुरंत ले लूंगा अनअवेलेबल एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या आ गई? T नॉट इंटू S1 आ गई। बहुत अच्छे। और यहीं से तो हमने बोला था कि इंट्रोपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अनअवेलेबल एनर्जी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रोपी। और हम इंट्रोपी बढ़ाएंगे, देखो इंट्रोपी अगर बढ़ेगी किसी भी सिस्टम की तो अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे। और अनअवेलेबल एनर्जी अगर बढ़ गई, अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बहुत अच्छे। अवेलेबल एनर्जी कम हो गई है ना, इधर से ही हम बोल सकते हैं कि अनअवेलेबल एनर्जी कब बढ़ रही है? जब इंट्रोपी बढ़ रही है। और इंट्रोपी हमेशा रिवर्सिबल से ज्यादा होती है इरिवर्सिबल की, इसका मतलब इरिवर्सिबिलिटी बढ़ रही होगी, तो हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि इरिवर्सिबिलिटी बढ़ी। देखो मैं सब चीजें यहीं पे लिंक कर दे रहा हूं जो यूज होने वाली है। इरिवर्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर इरिवर्सिबिलिटी निकालना है तो हम तुरंत बोल देंगे इंट्रोपी निकालो और क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाई सराउंडिंग टेम्परेचर। इतना क्लियर हुआ सबको? मुझे जल्दी बता दो इतना क्लियर हुआ कि नहीं। क्या यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी का कंसेप्ट आपके दिमाग के भेजे में घुसा कि नहीं घुसा? और अगर घुस गया है वाकई में, क्या करना है? इंपोर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं उन्हीं को समझ आ रहा होगा, यहाँ तक लोग वही देख पा रहे हैं जिन्होंने पहले की क्लास देखी है। बीच में भाग गए होंगे, हमें 100% भरोसा है, बीच में छोड़ के भाग गए होंगे लोग। क्यों? अच्छे अच्छे बस की बात नहीं है इसको इजीली समझा पाना। क्लियर है ना? ना समझा पाना ना समझ पाना, ये बहुत आसान किया हुआ है इस टॉपिक। इतना क्लियर है? अब मैं बात करने वाला हूं, अब जो हम अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे, अवेलेबल एनर्जी जो फाइंड आउट करेंगे, वो अवेलेबल एनर्जी किस किस केस में फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या केस में पूछी जाती है, और वो किस किस का फंक्शन होती है। ठीक है, तो मैं पहले तो लिख देता हूं अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ, किस किस का फंक्शन होगी वो
अवेलेबल एनर्जी अवेलेबल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम द फंक्शन ऑफ इसका फंक्शन है। देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम से जो एनर्जी ले रहे थे उसका फंक्शन थी कि हमने जो हीट सप्लाइड ली थी ना थर्मल रिजर्वोयर से, हायर थर्मल रिजर्वोयर से जो हीट सप्लाइड ली थी पे डिपेंड कर रही थी। मैं तुरंत बोल दूंगा सबसे पहला पॉइंट किस पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट, एनर्जी एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर डिपेंड करेगी, सिस्टम की एनर्जी क्या है। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, कोई बताएगा मुझको? सर स्टेट पे डिपेंड करेगी, क्या स्टेट है उसका, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हायर टेम्परेचर पे होगा स्टेट हमारा तो हायर थर्मल एनर्जी मिलेगी हमको, लोअर टेम्परेचर पे होगा थर्मल रिजर्वोयर तो लोअर टेम्परेचर सप्लाई कर पाए, लोअर हीट सप्लाई कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट ऑफ सिस्टम हमें पता करना है कि वो हायर टेम्परेचर पर अवेलेबल था। अगर हायर टेम्परेचर पे होगा इसका मतलब क्या हुआ, हायर अवेलेबल एनर्जी। देखो कैसे, प्रीवियस स्लाइड में देखो मैंने बात की, ये अवेलेबल एनर्जी है। जो क्यू आ रहा था, ये क्यू कहां से आ रहा था, एनर्जी तो है। सबसे पहली तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहां से आ रहा था, स्टेट ऑफ द सिस्टम से आ रहा था। सिस्टम का स्टेट कितने टेम्परेचर पे अवेलेबल है, क्लियर है ना। और ये एनर्जी ऑफ द, क्लियर है इतना। अब एक और चीज थी, सराउंडिंग पे भी तो डिपेंड कर रहा है टी नॉट। देखो टी वन ये क्या है, ये टी वन क्या है तो मुझे बताएगा। टी वन स्टेट ऑफ द सिस्टम, टी नॉट स्टेट ऑफ द सराउंडिंग, क्यू एनर्जी ऑफ द सिस्टम। देखो तीन चीजों पे डिपेंड कर रही है, हम सब लिख देंगे। थर्ड क्या है, थर्ड लिख देंगे। स्टेट ऑफ द सराउंडिंग क्या है, स्टेट ऑफ द सराउंडिंग। बहुत शानदार, इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगी। कल को ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आप टिक कर सकते हैं। तीनों अगर ऑप्शन में है तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर, क्लियर है ना, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कंडीशंस या फिर केसेस जिनके लिए हमें अवेलेबल एनर्जी निकालनी। देखो केसेस, केसेस टू बी फाइंड, फाइंड अवेलेबल एनर्जी, क्लियर है। केसेस टू बी फाइंड अवेलेबल एनर्जी, क्या क्या केस है। सबसे पहला केस तो हम बात करेंगे कि कोई भी थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। जो अभी हमने केस डिस्कस किया था, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर या फिर थर्मल रिजर्वोयर पर कोई भी हमारे पास थर्मल एनर्जी अवेलेबल है तो वहां से कितनी हम अवेलेबल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या बोला, अगर किसी भी हायर थर्मल रिजर्वोयर पर हमारे पास थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, मींस हीट अवेलेबल है, उससे मैं कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल सकता हूं। इस केस को बोलते हैं थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बहुत अच्छे। दूसरा, दूसरा बात करेंगे हम फाइनाइट बॉडी के बारे में। फाइनाइट बॉडी क्या होती है, जैसे लिक्विड हुआ, सॉलिड हुआ, गैसेज हुआ। इसकी बात करने वाले, फाइनाइट बॉडी की बात करने वाले, फाइनाइट बॉडी। और फाइनाइट बॉडीज क्या होंगी, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल हो सकती है, कंप्रेसिबल बॉडी बॉडी हो सकती है, क्लियर है। अगर इनकम्प्रेसिबल बॉडी है किसी भी हायर टेम्परेचर पर, उससे भी हम देख सकते हैं कितना वर्क निकाल लेते हैं। देखो हमने एक केस पढ़ा था, टू इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस से हमने मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाला था, मैक्सिमम वर्क निकाला था, यूजफुल मैक्सिमम वर्क निकाला था। तो हम इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस की हेल्प से भी कुछ ना कुछ अवेलेबल एनर्जी निकालना सीखे, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल बॉडी क्या क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल बॉडी सब जानते हैं, लिक्विड होगा या फिर क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड की बात करें। और कंप्रेसिबल भी हो सकती है, कंप्रेसिबल बॉडी भी हो सकती है, कंप्रेसिबल बॉडी। सारी चीजों को वन बाई वन डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा 2 क्लास का है टॉपिक, बट मैं चाहता हूं डीप में हम पढ़ें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आए, कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे, ठीक है। पहला केस हमने देख लिया थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, दूसरा देख लिया फाइनाइट बॉडी, तीसरा जो होता है वो होता है फ्लो प्रोसेस। अगर मान के चलो ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम के दौरान क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तब जाके हम कितना अवेलेबल एनर्जी डाल सकते हैं वो भी चेक, ठीक है। हम बात करेंगे तीसरा किसकी, फ्लो प्रोसेस, फ्लो प्रोसेस। इतना क्लियर है, ये 3 केस हमने पढ़ लिए, पूरा खत्म कंसेप्ट। अवेलेबल एनर्जी, अवेलेबिलिटी, एक्सर्जी, सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अनअवेलेबल एनर्जी, इरिवर्सिबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग विल बी
हियर आफ्टर डिस्कसिंग ऑल दीज टॉपिक। क्लियर है ना? इधर देखते हो। अब मैं पहला केस उठा रहा हूं। पहला केस क्या है? थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बात करते हैं। पहला केस उठा लेते हैं लोग। नेक्स्ट पेज में फर्स्ट केस बात कर रहा है। फर्स्ट केस थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी का कांस्टेंट, है ना? ये तो अभी डिस्कस किया है, मैं जल्दी भी करा दूंगा, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बस तकलीफ का इलाज नहीं हमारे पास, चीजें समझ नहीं आ रही तो उसका इलाज जरूर है। देखते हो सर, मैंने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई थर्मल रिजर्वर होगा, मैं बना लेता। मैंने बोला कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई थर्मल रिजर्वर है, टी बोल दिया। ये कांस्टेंट टेम्परेचर इसका क्या है? ये थर्मल रिजर्वर, थर्मल रिजर्वर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन। और इस थर्मल रिजर्वोयर से मैं कितनी हीट ले सकता हूं सर? कुछ क्यू हीट ले सकता हूं, बहुत बढ़िया। इस क्यू हीट से मैं हीट डिवाइस लगाऊंगा, वो अलग की बातें हैं। लेकिन सर मैं देखना चाहता हूं कि जब हम अवेलेबल एनर्जी निकाल लेते तो अवेलेबल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ तीन चीजों का था। क्या? कि सबसे पहले स्टेट ऑफ द सिस्टम बताओ, ये स्टेट बता रहा है सिस्टम का। एनर्जी ऑफ द सिस्टम बताओ, क्यू बात हो रही है। स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या? टी। और सराउंडिंग क्या होता है सर? टी नॉट क्या हो जाएगा इसका? डेड स्टेट हो जाएगा। सराउंडिंग क्या? डेड स्टेट। डेड स्टेट हम बोल देंगे इसको क्या है? क्लियर है ना? मतलब कहने का हमें स्टेट ऑफ द सराउंडिंग बता दो, जो क्या है? टी नॉट है। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास गिवन है तो हम अवेलेबल एनर्जी निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? इसके बीच में कोई मैं हीट इंजन लगा दूंगा। अभी देखा है हमने, अवेलेबल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी सर? हीट जो सप्लाई हो, मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 1 माइनस टी नॉट अपॉन टी होती है। ये हमने अवेलेबल एनर्जी निकाली। इधर देखते हैं ना, इसी को हम बोल रहे हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क। यही क्या कहला रहा है? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ वर्क मैक्सिमम। ये मैं डायरेक्ट इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि अभी डिस्कस किया सेम चीज। इसको क्यू को सप्लाई कहां करेंगे? साइक्लिंग डिवाइस में। और वो हीट इंजन होगी, और वो हीट इंजन भी क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए। और वो मैक्सिमम पॉसिबल दे पाएगा हमको तब जब हमारा डेड स्टेट सराउंडिंग के साथ अचीव। क्लियर है ना? अभी पढ़ा है, इसीलिए हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? यूजफुल इक्वल टू अवेलेबल एनर्जी इक्वल टू 1 माइनस के टी नॉट अपॉन। इतना क्लियर हुआ सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखते हो, ये हो गई हमारी अवेलेबल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर एक टर्म और आता है जो गैसेस के केस में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बोलता है कि थर्मल एनर्जी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, क्या यहाँ पर कोई एटमॉस्फेरिक वर्क हो रहा होगा? कोई बात नहीं, 6% हम। लेकिन ये चीज समझ आएगी जब मैं गैस की अवेलेबल एनर्जी निकालूंगा। कोई हमारे पास फाइनाइट बॉडी है जिसे हम गैस बोले, वो अपने पास कुछ थर्मल एनर्जी रखी हुई है क्यू। तब जाके मैं उसमें से अवेलेबल एनर्जी निकालना चाहता हूं, तब वहां पर एक एटमॉस्फेरिक वर्क भी आता है, उसको मैं वहां डिस्कस करूंगा। अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है ना? तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया होगा। तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क जो आ रहा है हमारा, ये आ गया। मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या आ गया? क्या आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, आपने बात कर ली कि टेम्परेचर था एक, टेम्परेचर हीट ली, इतना मैक्सिमम यूजफुल वर्क आ सकता था, वो निकाल लिया। मैं चाहता हूं सर, मैं कोई भी डिवाइस नहीं लगा रहा, मैं कोई डिवाइस लगा ही नहीं रहा। देखते हैं ना, बीच में कोई डिवाइस नहीं लगा रहा। मैं चाहता हूं मैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ डायरेक्ट हीट फ्लो कर रहा हूं। क्यू जो है, हीट जो फ्लो कर रहा हूं, वो मैं हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ डायरेक्ट फील कर, क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट हीट ट्रांसफर कर रहा हूं। तब जाके वो पूछेगा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी बताओ, या फिर वो बोलता है लॉस इन अवेलेबल एनर्जी बताओ। क्यों? इधर देखते हैं, समझना चीजों को। बहुत ही शानदार कंसेप्ट हमने बात की। इसी में पॉइंट लिख लिया, दूसरा पॉइंट डिस्कस, इसी का क्या सब पार्ट है। तो 1.2 देखते हैं सब पार्ट के, वो बात करेगा चेंज इन अवेलेबल एनर्जी। चेंज इन अवेलेबल एनर्जी क्या होगी तब, या फिर लॉस बता दो इन अवेलेबल एनर्जी का, मतलब अवेलेबल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा। बहुत बढ़िया। तब जब मैं एक हायर टेम्परेचर से हीट सप्लाई करता हूं लोअर टेम्परेचर विदाउट एनी
यूजिंग डिवाइस। और देखते हो, मैंने बात की सर ये T1 था, ये टेम्परेचर क्या था, T1 था। मैं यहां से हीट सप्लाई कर रहा हूँ क्यों, कहां पर, T2 आ गया सर। T1 से मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ T2 पर, तो मुझे बता दो चेंज इन अवेलेबल एनर्जी या फिर लॉस कितना हुआ होगा इसके दौरान। लॉस क्यों हुआ होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंट्रोपी जनरेट हुआ होगा। इंट्रोपी अगर जनरेट हुआ है इसका मतलब ये हुआ उस इंट्रोपी ने इरिवर्सिबिलिटी बढ़ाई होगी। इरिवर्सिबिलिटी बढ़ाई है तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ाई होगी, अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ाई है इसका मतलब लॉस हुआ होगा 100। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ T1 जो है ग्रेटर देन क्या है, T2। अभी तो हीट ट्रांसफर हो पाएगी, T1 जो T2 से बड़ा होगा तभी हीट ट्रांसफर हो पाएगी 1 से 2 की तरफ। को समझने की कोशिश कर कि सर ये चेंज इन अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ अवेलेबल एनर्जी रही होगी T1 सोर्स पर, इस सिस्टम पर अवेलेबल एनर्जी रही होगी, T2 पर भी अवेलेबल एनर्जी रही होगी। अगर मैं बात करता हूं सर यहाँ पर जब मेरा ये स्टेट था इस पे मैंने बोल दिया कुछ कुछ अवेलेबल एनर्जी रही होगी 1। वन स्टेट पर अवेलेबल एनर्जी हमारे पास 1 है मान लेते हैं, तो 2 स्टेट पर अवेलेबल एनर्जी क्या होगी, 2 होगी सर। और चेंज की बात कर रहा है तो हम तुरंत लिख देंगे चेंज ऑफ अवेलेबल एनर्जी। देखते रहे ना, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ मैं यहाँ पर चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो देखते रहे। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, मीन्स मैं बात कर रहा हूँ चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी जब स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हैं तो क्या मैं लिख सकता हूँ अवेलेबल एनर्जी 1 माइनस के अवेलेबल एनर्जी 2। का मतलब मुझे इंडिविजुअली अलग अलग स्टेट की अवेलेबल एनर्जी पता चल जाए तो मैं चेंज निकाल दूंगा, बिल्कुल निकाल देंगे सर। इंडिविजुअली अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैं तुरंत बोलूंगा सर T1 पर, इस T1 को कहां तक ले जाओ, सराउंडिंग तक ले जाओ पहले, और देखो कितना अवेलेबल एनर्जी दे पा रहा है। इस T2 को भी सराउंडिंग तक ले जाओ इंडिविजुअली, देखो इस T1 को सराउंडिंग तक ले जाओ डेड स्टेट तक, टिल डेड स्टेट तक ले जाओ, टिल डेड स्टेट कितना अवेलेबल एनर्जी दे पाएगा T0 तक। इसको भी सराउंडिंग तक ले जाऊं टिल डेड स्टेट तक, सेपरेट टिल डेड स्टेट, फिर हमको कितना अवेलेबल एनर्जी दे पाएगा वो अलग अलग निकाल लो, अंदाज ही बता देगा सर। ये तो यही बात हो गई ना जो पहले हमने केस पढ़ा था, इनको अलग अलग निकाल लें, टी की जगह T1 रिप्लेस कर दूं एक बार और टी की जगह T2 रिप्लेस कर दूं, आ गया देखते रहना, मैंने तुरंत बोल दिया। अगर अवेलेबल एनर्जी में 1 की पता करना चाहता हूं, अवेलेबल एनर्जी 1 की पता करना चाहता हूं तो अंदा भी बता देगा। अवेलेबल एनर्जी सर 1 की तो क्या होगी, हीट सप्लाई हो रही थी इतनी, 1 माइनस डेड स्टेट तक लेगा T0, स्टेट क्या था इनिशियल T1 था। अवेलेबल एनर्जी 2 की बात करना चाहता हूं, देखो अवेलेबल एनर्जी 2 की बात करना चाहते हैं क्यू 1 माइनस के T0 अपॉन, क्लियर है ना। और चेंज अगर मैं लिखना चाहता हूं तो इक्वेशन 1 मान लो इसे, और पुट 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 मान लो, पुट इक्वेशन 2 इक्वेशन इन इक्वेशन 1, तुरंत लिख देंगे लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी की बात करें, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इसका मतलब अवेलेबल एनर्जी घटी है, 100% घटेगी, बिल्कुल घटेगी। क्यों, क्योंकि पहले मेरे पास इतने टेम्परेचर पे हीट थी, बहुत शानदार। अब जो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर पे हीट रहेगी ना, और कम टेम्परेचर पर अगर हीट रहेगी तो वो हमको कम अवेलेबल एनर्जी देगा। का मतलब कहने का मतलब हमने यहाँ बीच में कहीं ना कहीं अवेलेबल एनर्जी का लॉस कर दिया, और लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी क्या बताएगा कि इंक्रीज इन इन अनअवेलेबल एनर्जी। इस अगर लॉस हुआ है तो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ गई होगी ना, दोनों चीज सेम है। कल को इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी पूछ ले तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहा है या फिर चेंज इन अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहा है, चेंज इन अवेलेबल एनर्जी, ये सारी चीजें क्या है बहुत अच्छे। तो मैं तुरंत लिख दूंगा ये क्या आ रहा है सर, क्यू 1 माइनस के T0 अपॉन T1 माइनस के क्यू 1 माइनस के T0 अपॉन, इतना क्लियर हुआ। ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा लॉस ऑफ, चाहे से इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी बोलो चाहे से चेंज इन अवेलेबल एनर्जी बोलो। क्या इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया सर। इधर देखो क्या कर लो, ब्रैकेट में बंद कर लो, इंपोर्टेंट है जो जो चीजें हम ब्रैकेट में बंद करा रहे हैं वो करते जाओ, बंद करोगे तो चीजें क्या होंगी तो पता चलेगी क्या इंपोर्टेंट। इतना क्लियर हुआ सबको, बिल्कुल हो गया सर।
अब हम देखने वाले हैं कि अगर मैं ये जो हमने केस लिया था 1, इसको मैं कहाँ ड्रॉ करना चाहता हूँ, टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करना चाहता हूँ, तब क्या कर सकते हैं क्या? टीएस डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करने के लिए हमने इसके बीच में क्या लगाया था, कार्नोट इंजन लगाया था। कार्नोट इंजन लगाया था, और कार्नोट की साइकिल हम जानते हैं रिवर्सिबल साइकिल होती है। टीएस डायग्राम में कार्नोट साइकिल बनाना सबको आता है, एक रेक्टेंगल से बनती है, इसमें दो टेम्परेचर कर्व सेम टेम्परेचर पे प्रोसेस होती है, दो क्या होती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, कार्नोट साइकिल को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ टीएस डायग्राम। यही केस को अगर हम टीएस डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, टेम्परेचर वर्सेज, सब जानते हैं क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट बना दूं, ये टेम्परेचर है, इधर ये क्या है, एंट्रोपी है, और मैं कार्नोट की बात कर रहा हूँ, कार्नोट। क्यों कार्नोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए हमें जो बीच में डिवाइस लगानी पड़ रही थी, एक हीट इंजन था, और वो हीट इंजन रिवर्सिबल था, वही कार्नोट हीट इंजन था। क्लियर है ना? तो उसकी कार्नोट एक साइकिल होगी, वो कार्नोट साइकिल हम जानते हैं। क्लियर है ना? वो कार्नोट साइकिल हम जानते हैं। इधर देखो, वो कार्नोट साइकिल क्या होगी, इस तरह की होती थी, सब जानते हैं। डायरेक्ट बना रहा हूँ, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कार्बन साइकिल होती है सबको, ऐसे चलेगी। अगर ये हीट इंजन है तो क्लॉकवाइज चल रहा होगा, अगर ये हीट इंजन। इधर देखो, ये बनाई कार्नोट साइकिल हमने बना ली, इधर कार्नोट साइकिल बन गई, ठीक है। इसमें मैं देखना चाहता हूँ, हम जानते हैं यहाँ पर जो होता था हीट एडिशन होता था, यहाँ पर क्या होता था, हीट रिजेक्शन होता था। इतना क्लियर सबको? यहाँ पर मैं सप्लाई कर रहा था, तुरंत बोल दूंगा, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस था, कार्नोट साइकिल हमने किस किस के बीच में बनाई थी, के बीच में बनाई थी ना, टेम्परेचर टी, टेम्परेचर टी में हीट सप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर हमने कार्नोट इंजन लगाया था, हीट इंजन। क्या मैं सीधा बना दे रहा हूँ तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यहाँ पर क्या था, टी नोट था, सराउंडिंग था, लेके गए थे, यही था। यहाँ पर हमको वर्क मैक्सिमम मिल रहा था, जिसे हम अवेलेबल एनर्जी बोलते थे। ठीक है? ये जो हाईयर टेम्परेचर होगा, ये तो क्या है हमारा, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये तो टी इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ लोअर टेम्परेचर क्या है, ये टी नोट इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है ना? यहाँ पर जो हमने हीट सप्लाइड की वो क्या थी, क्यू थी। हीट सप्लाइड क्या थी, क्यू थी। हीट सप्लाइड क्या कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं। रिजेक्ट क्या हो रही होगी, क्यू आर हो रही होगी, जिसे अनअवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं। रिजेक्ट क्या हो रही है, क्यू आर हो रही होगी, देखते रहना। जो रिजेक्ट हुई है, जो हीट रिजेक्ट हुई है, वो हीट की वैल्यू क्या होगी, अंधा भी बता देगा, हम जानते थे। अगर शायद किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के नीचे टीएस डायग्राम में जो एरिया होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हीट इंटरेक्शन। मतलब इतना रिजेक्ट हुआ होगा, इतना रिजेक्ट हुआ होगा, तो ये हिस्सा क्या बचा, अनअवेलेबल एनर्जी बचा, इतना रिजेक्ट हो गया ना। सप्लाई कितना किया, ये टोटल किया। अंदर वाली जो है, अंदर वाला जो एरिया है, साइकिल जो इंक्लोज्ड एरिया है, वो क्या रहा, ये अवेलेबल एनर्जी रहा। रेड वाले से अगर ड्रॉ करना चाहता हूँ, ग्रीन वाला तो जो है क्या है, अगर मैं क्यू सप्लाई कर रहा हूँ तो ग्रीन से बना लो इसे। सप्लाइड था वो क्या है, ग्रीन से बना दिया हमने। क्या है, मैं तुरंत बोल दूंगा, हमने सप्लाई तो हीट इतनी की थी, इतनी हीट सप्लाई की थी, बहुत सही। ग्रीन पोर्शन से जो है इतनी हीट सप्लाई की थी, ये क्यू क्या है, हीट सप्लाइड। ये जो एरिया है ग्रीन वाला, ये क्या है, हीट सप्लाइड है, हीट सप्लाई। सब डिस्कस कर चुके हैं पहले। लेकिन हमारे पास अवेलेबल एनर्जी आई क्या, सर जो क्यू सप्लाई किया माइनस क्यू रिजेक्टेड, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्यू माइनस के क्यू आर, ये क्या अनअवेलेबल एनर्जी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो रिजेक्ट हो गई, वही अनअवेलेबल एनर्जी थी, अवेलेबल एनर्जी। का मतलब अवेलेबल एनर्जी क्या बची, जो साइकिल का इनक्लोज्ड एरिया है, वो अनअवेलेबल एनर्जी बता रहा होगा। इसका मतलब जो मैं रेड वाले से बना रहा हूँ, ये अनअवेलेबल एनर्जी होगा, रेड वाले से जो बन रहा है क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी होगा। देखते हैं ये जो एरिया होगा, ये क्या होगा, अवेलेबल एनर्जी। इतना क्लियर सबको, क्लियर है? रेड वाला देखना खाली, रेड वाला जो एरिया है वो क्या बता रहा है हमको, ये सर अवेलेबल एनर्जी है। बाकी की अनअवेलेबल एनर्जी नीचे वाली, नीचे वाली जो ब्लू में है वो क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी। क्या इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। हम तुरंत बोल देंगे इसको, ये जो है अंदर वाली, ये क्या है, अवेलेबल एनर्जी। हम टीएस डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से टीएस डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं इसको कह देता हूँ। नीचे जो रिजेक्ट हो रही थी हीट, क्या हो रही थी, ये थी क्यू। इसका जो एरिया था वो ये था, ये वाला एरिया जो होगा ब्लू में जो बना है वो एरिया की बात। क्लियर है सबको? बिल्कुल ठीक है, मजा आ गया, बहुत अच्छे से। इस तरह से हम ड्रॉ भी करके बता सकते हैं अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, कौन सा हिस्सा होगा कौन सा नहीं होगा। क्लियर है ना? उम्मीद करता हूं सबको क्लियर हो गई होंगी चीजें आज की। लेकिन अभी दो केस बचे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। ये तो आसान था, मोस्ट इंपोर्टेंट जिसे समझने में लोगों का तेल पानी निकल जाता है, तो मैं उसको इतना आसान कर दूंगा, बोलोगे सर वो तो इससे भी आसान है। इसीलिए कल के लेक्चर में जरूर बने रहना है, पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो, आपको इतनी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर इतना कुछ सीखने को मिल जाएगा। क्लियर है ना? तो कल फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे थर्मोडायनामिक्स के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट लेके आएंगे अवेलेबल एनर्जी का, और कल हो जाएगा खत्म अवेलेबल एनर्जी। उसके बाद हम करेंगे दो बेहतरीन लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस एंट्रोपी और अवेलेबल एनर्जी के। फिर अपने पास दो टॉपिक बचेंगे, उसको भी हम जल्दी से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और जल्दी से खत्म हो जाएगा सब कुछ, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 35 से 36 लेक्चर में आपकी थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट हो जाएगी। मैंने बहुत डीप में पढ़ा है, 35 36 बेसिक ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए बहुत है, बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना? इसके बाद अभी इसका क्या आएगा, एडवांस वर्जन आएगा जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन। ठीक है, ज्यादा मजा नहीं लेना है, क्या करना है, शेयर करना चाहिए, वो सपोर्ट करना है। मेरा मोटिवेशन कम होता जा रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बोला है, अगस्त तक हम वेट करेंगे। अगस्त तक अगर हम लाइव सेशन रख पाए अगस्त के बाद, तब तो क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। अब आप लोगों की मर्जी है, चाहते हो तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा कि लाइव क्लास अगर हमने कर दी तो फीस लेने लग जाएंगे, नहीं ले रहे। बट मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े ताकि मुझे भी पढ़ाने में मजा आए। इस तरह से बिल्कुल मजा नहीं आता कैमरे के सामने क्या बोले, तो घंटों बोलते हैं बट कुछ पता ही नहीं चलता कौन क्या है, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, क्या समझ आ रहा है कि कौन किसको क्या समझ आ रहा है। क्लियर है ना? इस तरह से मजा नहीं आ रहा। मैंने इतना 2-3 महीने खूब लेक्चर अपलोड किए, फिर भी लेक्चर अपलोड किए ताकि लोगों का क्या बना रहे, कंटिन्यूटी बनी रहे। बट लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, देख नहीं रहे वीडियोस को, पढ़ नहीं रहे, फिर तो हमको भी क्या हाथ खड़े कर देने पड़ेंगे, फिर भी कुछ तो क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत, टाटा बाय बाय, थैंक यू।